नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करेंगे पूछता है भारत की, लेकिन अगर उससे पहले आपने यह सबसे धमाकेदार इंटरव्यू अभी तक नहीं देखा है तो जाइए republicworld.com और republicbharat.com पे और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, भूचाल ला देने वाला इंटरव्यू जिसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को बता रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था वो षड्यंत्र या क्या थी वो चाल जो शरद पवार चल रहे थे लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने चलने नहीं दी। क्या थी असलियत औरंगजेब के कमेंट के ऊपर और क्या थी असलियत जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने गई थी एनसीपी के साथ और आज एकनाथ शिंदे के साथ कैसे संबंध है। इन सब ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए देखिए यह सबसे धमाकेदार इंटरव्यू देवेंद्र फडणवीस का अर्णब गोस्वामी के साथ। जाइए republicworld.com पे और देखिए। अब शुरुआत करते हैं पूछता है भारत की। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। पूरा विपक्ष कंफ्यूज हो गया है, पूरा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कंफ्यूज हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यूसीसी पे वो सरकार का समर्थन करे या फिर सरकार का विरोध करे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष और ये जो धीरे धीरे आप आते हुए नेता एक के बाद एक आप देखते हैं यहां से वहां, ये अरविंद केजरीवाल जो आमतौर पे हमेशा कुछ भी हो जाए तो गलती भारतीय जनता पार्टी की, गलती मोदी की, वो कह रहे हैं कि यूसीसी पे सोचना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ना इधर ना उधर, लाइक ऑलवेज। शरद पवार समझ नहीं पा रहे, अखिलेश यादव बोले तो बोले कैसे। अलग अलग राजनेता, कांग्रेस कह रही है अगर राष्ट्र के, कांग्रेस का आधिकारिक बयान है कि अगर राष्ट्र के लिए फायदेमंद है तो हम करेंगे। समझ रहे हैं आप? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसी चीज है जिसने पूरे विपक्ष को कंफ्यूज कर दिया है। समझ नहीं पा रहा है, चाहे वो एनसीपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, हर कोई, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वो इसका विरोध करेंगे उन्हें जनता के बीच जवाब देना पड़ेगा। और इसी पे है आज पूछता है भारत। और आज कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं, सीधा शुरुआत कर रहे हैं डिबेट से। पूछता है भारत में एक बहुत स्पेशल पैनल है मेरे पास और मेरे साथ इस समय है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरे साथ है, वरिष्ठ नेता, और अनुराग भदौरिया जी भी है मेरे साथ। संजय जी, आम आदमी पार्टी का यूसीसी को लेके क्या स्टैंड है? क्या मैं सही सुन रहा हूं? क्या आम आदमी पार्टी स्टैंड्स फॉर यूसीसी? कल तक तो 16-17 दल एक साथ थे, अब शिमला में आप कैसे बैठेंगे एक साथ? ऐश्वर्या जी, मैं आपको संविधान की 2 धाराएं आपके सामने चैनल पे आपके दर्शकों के जानकारी के लिए पढ़ना चाहता हूं। एक तो है आर्टिकल 44 जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार करते हैं और वो आर्टिकल 44 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। तो यह भारत के संविधान में दिया गया है कि जो सरकार होगी वो प्रयास करेगी सभी धर्मों से, सभी समूहों से बातचीत करके कॉमन सिविल कोड लाने का। हम लोगों ने कहा कि क्योंकि यह संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निर्देश दिया है, इसलिए सरकार को इस बात का पालन करना चाहिए और सभी धर्मों, सभी समुदायों के साथ बातचीत करके एक राय बनाकर इस पर कानून लाना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनसे भी है, सुधांशु त्रिवेदी जी सुन रहे हैं आपकी बात? वाले किस कानून की चर्चा करते हैं? सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी
और इनकी पार्टी सबसे ज्यादा किस कानून की बात कहती गोवा में या कॉमन सिविल कोड है, गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है। ऐश्वर्या जी, पढ़ा है आपने गोवा का यूसीसी? गोवा के कॉमन सिविल कोड में लिखा हुआ है कि अगर एक महिला को बेटा नहीं होता, एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होता, तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या आपने इस देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं से पूछा कि देश में गोवा वाला कानून अगर हम लागू करेंगे तो आप हमको बेलन लेके दौड़ाएंगी या हमारा समर्थन करेंगी? पंजाब के अंदर सिखों के लिए एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में आनंद मैरिज एक्ट बना। एक लंबी लड़ाई के बाद उसकी एक अलग कहानी है। पहले वो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होता था, बाद में आनंद मैरिज एक्ट बना। उनके अपने कुछ रीति रिवाज हैं, तो आप उन रीति रिवाजों को खत्म करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्या आपने सिख समूहों से बातचीत की? हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत हिंदू परिवारों को टैक्स में छूट मिलती है। समान कानून जब आप बनाएंगे तो उस टैक्स की छूट से आप उनको वंचित करेंगे या रखेंगे? क्या आपने हिंदू समूहों से यह बातचीत की? जैन समुदाय में संथारा का एक कानून है, जिसके तहत उनको कानूनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपने क्या जैन समुदाय के लोगों से बातचीत की? 2014 में जैन समुदाय को माइनॉरिटी स्टेटस मिला। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के कारण उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले। क्या आपने उनसे बातचीत की? और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए, आर्टिकल 371 का क्या होगा? ऐश्वर्या जी, उत्तर पूर्व के कुछ राज्य, मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, ये आपके ओपनिंग कमेंट है, उसके बाद एक एक करके सुधांशु जी जवाब देंगे। भारत की, हाँ सुन रहा हूं, ये 371 में पढ़ रहा हूं। हाँ, 13वें संशोधन में 1962 में जोड़ा गया। इसके मुताबिक संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामले में कानून नहीं बना। मैं आपकी कंसर्न समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सबसे बात करके करिए, नागालैंड को अधिकार। सुधांशु जी, एक मिनट, हाँ, बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 30 सेकंड लीजिए सर, बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, इसमें मिजोरम में आर्टिकल 371, इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और उनके न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। इन सब पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा की मंजूरी के बाद चाहिए। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। अंतिम, हाँ, क्या अंतिम? जी बोलिए, सुन तो लीजिए सर, बोलिए, सुनिए। 371, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, राज्यों में पारंपरिक रीति रिवाजों से बनाए गए नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में जब राज्यों के अंदर ये बदलाव करने की इन्होंने कोशिश की, तो वहां पर इसका विरोध हुआ। 371 का हवाला दिया। 371 के तहत गुजरात को विशेषाधिकार है, 371 के तहत कर्नाटक को विशेषाधिकार है, 371 के तहत महाराष्ट्र को विशेषाधिकार है, 371 के तहत कर्नाटक को विशेष। आप बताइए, आप ये सब बदलने के पहले आपने इन राज्य सरकारों से बातचीत की? सुधांशु जी, एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं। गोवा सिविल कोड से लेके अनंत कारज एक्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात किया आपने? संजय जी, मैं आपकी बात समझा। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि क्या आप सबको साथ में लेके चलेंगे? सबसे बातचीत हुई है? सुधांशु जी, देखिए, वैसे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर ये बात करे, जिस पार्टी ने अपने संविधान को ही उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। 10 साल पहले जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था इनका अध्यक्ष 3 साल के लिए होगा, इसके बाद कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। दूसरी बार का एक और जरूरत थी तो केजरीवाल जी को कर दिया, उसके बाद धीरे से संविधान में संशोधन कर दिया, गायब। अब वो शी जिनपिंग की तरह ताजिंदगी रहने के अधिकारी हो गए। अब भारत के संविधान के प्रति कितनी आस्था है? ये वो पार्टी है जिसने सीए में, जो केंद्र सरकार से यानी पार्लियामेंट से पारित कानून के ऊपर विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करने का संविधान में कोई अधिकार नहीं, वो पारित कर दिया। सीए नागरिकता से जुड़ा हुआ था।
संविधान में नागरिकता का विषय राज्य का विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विषय, उस पर पारित कर दिया। और उससे ज्यादा हास्यास्पद तो ये वो लोग हैं कि किसान कानून जब पार्लियामेंट ने पारित किए तो ये पहली और एकमात्र विधानसभा थी जिसने वो कानून पारित कर दिया और उसके बाद टीवी पे आके उसके खिलाफ बोलने लगे। अब वो मैं नहीं कहता, अलग बात है कि शराब की नीति विड्रॉ भी कर ली और समर्थन में भी आने लगे, तो ये तो कैसे इधर से उधर तोला माशा होते रहते हैं वो और तमाशा बनते रहते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, अब इन्होंने जो बात कही मैं बताना चाहता हूं संजय जी को किस बात के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। भाई किसी के रीति रिवाज को कोई इफेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात इस बात की हो रही है कि यदि मान लीजिए तलाक का विधान है, जैसे पेनल कोड एक है कि भाई आप हत्या करेंगे तो हत्या के लिए आजीवन कारावास से लेके मृत्युदंड तक हो सकता है, अब कुछ भी हो, बस उसके बाद अब आपके मृत्यु के बाद आपकी कैसे संस्कार होगा या आपका धर्म तय करेगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई तलाक लेना चाहता है तो आप तलाक ले सकते हैं अथवा नहीं, ये स्पष्ट हो जाए। उसके बाद आप शादी सप्तपदी के द्वारा करेंगे या मौलवी से पढ़वा के करेंगे या अपने ट्राइबल रीति रिवाज से करेंगे या जिस क्षेत्र का जो भी होगा। भारत विविधतापूर्ण है, अनेक अनेक होता है भाई। शादियों में क्या कहीं पे जूता चुराने की व्यवस्था, कहीं पे छंद पढ़वाने की व्यवस्था है, इन सब बातों का क्या मतलब भाई? ये लोग इस बात को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि इसका उससे कोई सामाजिक संस्कार कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ तो कोई मतभेद ही नहीं। सुधांशु जी, अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। हाँ, नहीं सुनिए तो भाई इनकी तो वो स्थिति है कि हमेशा किसी भी चीज को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे। जैसे गोवा के में ये बात नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो है चेंज होगा, संशोधन होगा, एक लागू है, ये विषय है। तो एक लागू होना चाहिए या नहीं, ये एक मुख्य बात है। अच्छा, इसकी बात कहते हैं नहीं साहब पहले मसौदा आ जाए, तो ये तो वैसी हास्यास्पद बात है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन था तो कोई कहे नहीं पहले संविधान सामने आ जाए, संविधान के सारे क्लॉज आ जाए, तब हम तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है। नहीं भाई, पहले सैद्धांतिक रूप से तय करना था कि स्वतंत्रता आंदोलन करना है और अंग्रेजों को भगाना है, जाने के बाद संविधान बना था भाई। इसलिए सैद्धांतिक ढंग से बात करिए, ये दाएं बाएं इधर उधर घुमा के चलिए, वो मैं बात कहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना, बाकी सारी बातों को तो छोड़िए, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश ये बता दे जहां किसी धार्मिक कानून को संविधान में मान्यता प्राप्त हो। मैं चुनौती से पूछता हूं, मेरे विपक्ष में जितने लोग बैठे कई बार पूछ चुका हूं और कभी कोई जवाब नहीं दे पाता है। एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक सेकुलर देश बताइए जहां कॉन्स्टिट्यूशन अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो शरिया को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दे। शाबानो केस बताइए, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बताइए सेकुलर देश में जहां सब्सिडी मिलती थी, अरे यहां मिलती थी। कोई ऐसा बताइए सेकुलर देश जहां वक्फ बोर्ड होता हो, यानी एक समुदाय को सारा अधिकार होता हो। और 100 बातों की बात तो मैं पूछ रहा हूं भाई, जो ये कह रहे हैं क्या बौद्ध समाज ने कोई आपत्ति की है या सिखों ने आपत्ति की है या पारसियों ने की है या यहूदियों ने की है, जैनों ने की है? वैसे मैं संजय जी को करेक्ट कर दूं, जैन समाज को 1992 में दिया गया था, 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया, 1992 में दिया गया था। खैर वो बात नहीं। जब किसी को कोई समस्या नहीं है तो किसको समस्या है वो छोड़िए, मुस्लिम समाज में भी उतना नहीं समस्या आ रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समस्या है और ये सेकुलर दलों के अलंबरदारों को समस्या है। तो सिर्फ इन लोगों को समस्या, बाकी किसी को कोई समस्या नहीं। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, उसके आधार हम आचार्य संजय जी। अनुराग जी बोलिए, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनको जैसे ही संजय जी ने गोवा की याद दिलाई वो हताश हो गए, हतप्रत हो गए, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। वो बेलन का डर उनको ऐसा सता रहा था, ऐसा बेलन का डर सताया कि यूसीसी पे उन्होंने बोला ही नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में चले गए, महिला समस्या पे चले गए, लेकिन यूसीसी का क्या ड्राफ्ट है, क्या उनके अलग अलग प्रदेशों में क्या सरकारों के जो बिना उनकी अनुमति से आप बना नहीं सकते, या 371 का जो हवाला दिया संजय जी ने, एक शब्द उसके ऊपर बोला इन्होंने, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकते। और हम लोग तो वैसे ही समाजवादी लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि समाज के अंदर समान अधिकार हो, हर तरीके से हो। यहाँ जाति पात में जिस तरह से मूछें यहाँ पे उखेड़ी जाती है, ना मूछें उखेड़ी जाए या दलितों को भी सम्मान मिले। हम तो कहते हैं आर्थिक भी रूप से भी सम्मानित हो जाए सब, दूसरे एक दूसरे के आर्थिक रूप से भी क्या बोलते हैं ऊंच नीच ना हो, सभी बराबर हो। हम तो चाहते हैं समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को घसीटा ना जाए। जो देश के लिए यहाँ मेढक
मेडल जीत के लाएं और उनको किस तरह से घसीटा जाए रोड पे, ये तो हम नहीं चाहते ना। लेकिन बीजेपी की सरकार में हाथरस का भी कांड होता है, बीजेपी की सरकार में तो देहरादून का भी कांड हुआ। तो इनसे पूछिए कि ये महिला सम्मान की बात करते करते भूल जाते हैं कि इनके यहाँ महिला सम्मान हो ही नहीं रहा। इनकी सरकार में घसीटा और जाता है, और वो उनको घसीटा जाता है जो देश की गौरव है। तो सोचिए आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करने लग जाते हैं। अरे आपसे पूछा गया है, आपने यूसीसी लेके आए, एक बॉल उछाली है, जो आपने एक बॉल उछाल दी, यूसीसी बॉल। गांव में कहते हैं ना कि हाँ भैया हमने एक बॉल उछाल दी, अब चर्चा चलने दो। चलेगी चर्चा 5-6 महीना, तब तक चुनाव निकल जाएगा भैया, चुनाव हो जाएगा, चर्चा चलने दो। इन्होंने बॉल उछाली है। अरे बॉल तो उछाली, प्रभु आपका क्या बनाया है आपने? क्या आपने माइनॉरिटी में सिख समुदाय से बात की? क्या आपने ईसाई समुदाय से बात की? जैन समाज से बात की आपने? क्या पारसी समाज से बात की? क्या यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई उनसे बात की? किससे बात की आपने? हमारे यहाँ तो हिंदुओं में बहुत सारी यहाँ पे तरह तरह की रीत रिवाज है। क्या आपने सबसे चर्चा की? कोई मसौदा तैयार किया? कोई ड्राफ्ट तैयार किया? लाइए ड्राफ्ट तैयार किया तो जनता के सामने। ये अरे वही तो कह रहे थे, हम तैयार बोलेंगे आज से 2000 का अनुराग भदौरिया जी, वही तो कह रहे हैं सुधांशु जी। ये सुधांशु जी संविधान से चलेगा? सुधांशु जी क्या कह रहे हैं वो? कह रहे भाई इन प्रिंसिपल तो एक साथ आचार्य जी आ रहा है उसके बाद विपक्ष को बुलाइए। सुधांशु जी के मुंह से सुनिए आप। तैयार किया है सुधांशु जी के मुंह से सुनिए। संजय जी आ रहा हूं इसके बाद एग्जैक्टली 10। हाँ देखिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। वो तो बॉल उछाल रहे हैं। आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। बेलन का डर सता सुनाई नहीं पड़ता था, गोवा के ऊपर बोल ही नहीं पाए। अच्छा अब आपको जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स। किसकी सरकार है? अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। वैसे तो जब अनुराग भदौरिया जी बोलने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी बोले तो मुझे लगता है सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद हैं, जिसमें कि 2 बच्चियों ने बलात्कार होने के ऊपर न्याय न मिलने पे जिनकी सरकार में आत्महत्या कर ली, और उसके बाद कहा गया कि लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसी बेशर्मी के बयान देने वाले लोग आके भाषण देने लगते हैं कि साहब हम तो, और इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मैं ईमानदारी से कहूंगा इनसे सीनियर नेता है पार्टी में, और केटी हसन, वो कहते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो 4 बीबियां नहीं रख पाओगे तुम। ये शब्द बोलते हैं। हम केटी हसन की बात इंपॉर्टेंट माने या भदौरिया जी की बात जो यहाँ पे आके बॉल उछाल के बोल रहे हैं यहाँ टीवी चैनल के ऊपर? अरे ऐश्वर्या जी कुछ नहीं, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जो तालिबान के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद कहते तालिबान मेरे दिल में क्या बात करने लगते महिला सम्मान की बात। अरे ये आजम खां इनकी पार्टी के थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की अनुराग जी सुन लीजिए, महिला अनुराग जी सुन लीजिए के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अनुराग जी ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस। शांति से, शांति से अनुराग जी, अनुराग जी शांति से। आपने एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिलाएं धरने पे बैठी थी, जिनको घसीटा गया, एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला हो तो चला दीजिए टीवी पे। भाई आपके बड़बड़ाने से क्या होता? मैंने तो आपके सांसद आजम खां बड़े क्या आप, बातें करेंगे, केटी हसन बड़े क्या आप, शफीकुर रहमान बर्क बड़े क्या आप, मुलायम सिंह बड़े आप, तो चुप हो जाइए, ज्यादा मत बोलिए। मैंने आपके 4 इतने बड़े नेताओं के नाम बोल दिए जिसके आगे अब आप इस समय व्यर्थ का वितंडावाद। उसको दफना, रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स 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 रिलैक्स। यूसीसी इन प्रिंसिपल आचार्य जी, आचार्य जी इन प्रिंसिपल। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी मोनोलॉग करेंगे। आजकल लोग आजकल वैसे अपना अलग अलग वीडियो डाल के यूट्यूब में खुद ही बोलते रहते हैं। प्लीज रिलैक्स। संजय जी आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। वो आचार्य डालने के लिए बोलते हैं। आचार्य जी, सुधांशु जी ने बोला, संजय जी बोल रहे हैं भाई गोवा के बारे में बताओ, मिजोरम के बारे में बताओ, नागालैंड के बारे में बताओ, पंजाब के आनंद कारज एक्ट के बारे में बताओ। संजय जी का ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए गरिमा। आचार्य जी आप मुझे बताइए, यूसीसी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस विरोध कर रही है? क्या एक परिवार एक नियम नहीं मानते आचार्य जी आप? आचार्य जी देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, देश के भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ विषय है, देश के अतीत से जुड़ा विषय है, देश की परंपराओं से जुड़ा विषय है, देश के ट्रेडिशन से जुड़ा विषय है, संघीय प्रणाली से जुड़ा विषय। ये बहुत गंभीर विषय, ये कोई तूतू मैमे का विषय नहीं है। और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात को लेकर के कि बीजेपी
यूसीसी लाना चाहती है और हमको कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। इस देश में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो एक समान होना चाहिए, हम इसका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश के कानून है, बाकी जो कानून है, तो उनमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको समान रूप से सजा मिलेगी, न्यायपालिका में उसका ट्रायल होगा। तो ये तो समझ में आता है। हम खुद जानना चाहते हैं सुधांशु जी से, और जानना इसलिए चाहते हैं कि देश जानना चाहता है, क्योंकि ये यूसीसी का जो एक गुब्बारा है क्या, इसके अंदर मामला क्या है। तो मैं सुधांशु जी से 2-3 सवाल विनम्रता से करना चाहता हूं, उनका जवाब वो उसी तरह से दे दें कि भाई देश में जो क्रिमिनल व्यवस्था है, आईपीसी जो है वो तो सेम है, तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या बदलना चाहते हैं, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई क्या सारे लोगों के जो विवाह होंगे वो फेरों से होंगे या निकाह हुआ करेगा सबका, या चर्च में जाकर के मैरिज हुआ करेगी, या सबकी कोर्ट मैरिज करोगे? नागाओं का जो ट्रेडिशन है उसको बदलाव, सेम सवाल को रिहाश कर रहे हैं। जो ट्रेडिशन है क्या उनमें बदलाव आएगा, या किसी नहीं, एक सेकंड, मेरे पूछिए, जिम्मेदारी की बहस कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, पूछिए, आराम से पूछिए। हाँ, ये देश का मसला है, इसको आप ऐसे मत करिएगा, इसको केवल डिबेट के लिए मत करिएगा। और अगर आप डिबेट के लिए करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जो पर्सनल लॉ है, क्या किसी और कम्युनिटी के, किसी और धर्म के भी पर्सनल लॉ अभी तक बचे हुए हैं, या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप खत्म करना चाहते हैं? और जो आरक्षण है, आपका जो मोटिव है, ये जो यूसीसी लाने का जो मोटिव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जो मकसद है, वो देश में पैदा होने वाले प्रत्येक हिंदुस्तानी को एक जैसी व्यवस्था में लाना है। तो ये जातियों के नाम पर जो आरक्षण है, क्या आप उसको नहीं दूर करेंगे? तो वो विषमताओं का मामला है। जहां तक एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे विद्वान प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी। तो ये हो सकता है कि हमारी किसी मुद्दे पे अलग राय हो, किसी मुद्दे पे हम एक हों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात मैं सुधांशु जी से की बिल्कुल सहमत हूं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो है समाजवादी के सांसद हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं तालिबान मेरे दिल में है। तो ये बात आज तक समाजवादी पार्टी ने साफ नहीं की है कि भाई ये मुद्दा क्या है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बिल्कुल कहते हैं कि हम शरिया लाना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। हालांकि ये विषय ये होगा कि साहब बीजेपी जो कहती है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो फैक्ट। एक मिनट पूरी करने दीजिएगा अनुराग जी। अब सवाल उठता है कि एक सवाल उठाया संजय सिंह जी ने कि भाई आप किसी से पूछते क्यों नहीं, आप जैनियों से पूछो, बौद्धों से पूछो। अरे साहब, पूछना तो इनकी फितरत में नहीं। इन्होंने जब किसान कानून लाए तो अभी कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने एक वो कुछ किया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अरे भाई, आप शराब की पॉलिसी लाए, शराब की पॉलिसी वापस कर दी। अब मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि आपने किसानों का कानून क्यों लाए और फिर क्यों वापस किया। जब लाए तब भी नहीं पूछा, और जब वापस किया तब नहीं पूछा। आपने नोटबंदी करी तब नहीं पूछा। और आप सुधांशु जी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मानते हैं तो इस दुनिया में इससे बड़ा कोई जोक नहीं हो सकता। आपने 5 जजों की बेंच ने एक फैसला किया कि दिल्ली के अधिकार दिल्ली की सरकार को दिए जाएंगे, आपने तो 1 सेकंड में उसे बदल दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने के लिए एक शगुफा छोड़ रहे हैं। अगर आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में सबको एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे सुधांशु जी, स्वागत करें। सुधांशु जी, कांग्रेस कह रही है शगुफा छोड़ रही है कि बीजेपी। संजय जी आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास। शगुफा है क्या ये? जी देखिए भाई, आप ऐश्वर्या जी फिर इस कार्यक्रम में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अरे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था संजय जी, आ रहा हूं। ऐसे आप कार्यक्रम फिर नहीं, अरे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। इसीलिए तो ऐश्वर्या जी हो जा रहा है बार बार। देखा विपक्षी एकता में कितनी एकात्मता है, अभी डिबेट में ही दिख गई। सबको लग रहा है कि दूसरे से ज्यादा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। ये मैं आचार्य जी की बात का जवाब देता हूं। आचार्य जी को ऐसी अविवेकपूर्ण बात नहीं कहनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड में ये कहां से आ गया कि आप सारी शादियां फेरे से होंगी या सारी शादियां निकाह पढ़ा के होंगी? मतलब
मतलब मेरे विचार से आपको ऐसी हल्के स्तर की बात नहीं करनी चाहिए। कहां से नहीं कॉमन सिविल कोड का सिर्फ इतना मतलब है मैं जानना कि जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कॉमन कि भाई जैसे क्रिमिनल में है, ओके, जवाब आ रहा है। क्रिमिनल में ये है कि भाई अगर हत्या करेंगे तो आजीवन कारावास होगा। ये नहीं कहा गया कि एक को आजीवन का, एक को चोरी करने पे 6 महीने की सजा और एक के हाथ काटे जाएंगे। सरकार ने कहा ये नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे सारी शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा तो ये प्रमाणित रहेगा कि शादी हुई है नहीं, या ये नहीं कहेगा कि साहब एक निकाह पढ़वा दिया, बाद में कोई कहेगी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। सेपरेशन होगा तो वो भी ऑफिशियल होगा कि साहब ऑफिशियल सेपरेशन हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इसमें कौन सी बात है कि शादी किस तरीके से होगी। ये बार बार विषय को उस तरफ ले जाना जिसका कोई, मैं और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे हत्या के बाद फांसी मिलेगी ये सबका रूल है। अब फांसी मिलने के बाद उस शव का संस्कार आप कैसे करेंगे ये आपके धार्मिक रीति रिवाज है। वैसे ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। शादी किस संस्कार से करेंगे ये आपका होगा। इसलिए ये लोग सिर्फ इसके लिए, और मैं बता रहा हूं ये इनके मन में जानते हैं डर क्या है। एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, क्या डर? कांग्रेस आज उसी मानसिकता से ग्रस्त है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। जब भारत में हिंदू कोड बिल आया तो उसे हिंदू कोड बिल क्यों कहा गया, पहले तो क्लियर कर लीजिए। उसका हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि किसी और धर्म पर यह लागू करने की क्षमता नहीं रखते थे, सिर्फ हिंदू समाज पे लागू हुआ, इसलिए हिंदू कोड बिल कहा। और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने एक हंगेरियन पत्रकार जिसका नाम था टिमोर मोंडे, उसको अपना बाकायदा 3 घंटे का इंटरव्यू दिया, जिसने अपनी किताब में लिखा है जिसका नाम है नेहरू इट्स व्यू रिगार्डिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हुई, जिसमें नेहरू ये कहते हैं कि साहब हमने देखिए हिंदू समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि अब एक ही शादी हो सकती, दूसरी शादी गैर कानूनी हो गई है। हमने संपत्ति का बंटवारा क्लियर दिया है, सक्सेशन का तय कर दिया है। तो वो पूछता मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया है, तो उसमें नेहरू के वर्ड हैं, वी कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है अथवा यूं कहे हैसियत नहीं है कि मुसलमानों को हम छू सकें। तब वो पत्रकार कहता है कि अगर टर्की में हो गया है जो मुस्लिम कंट्री है, ये 56 की बात है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते हैं नहीं हम भारत के मुसलमानों को जरा भी ये नहीं, उनको हम वो नहीं करना चाहते कि उनको ये न लगे कि हिंदू बाहुल्य देश है तो हम उनकी धार्मिक, जबकि ये 1950 का दशक है, जबकि मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार थे। न मदरसों की डिमांड थी, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डिमांड थी, और अनेक मुस्लिम कलाकार हिंदू नामों से फिल्मों में आ रहे थे। मीना कुमारी, दिलीप कुमार, अजीत और मधुबाला। उस जमाने से जो आई कैन नॉट डेयर था, यानी ये वोट बैंक कट्टरपंथियों के द्वारा साधने की वही जो फितरत 56 में थी, वही 2023। संजय सिंह आम आदमी पार्टी सांसद कुछ कहते। अच्छा जी अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। जी देखिए ऐश्वर्य जी, आपके ही प्रोग्राम में, और आपने टोका भी नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है, आपके ही प्रोग्राम में आदिवासियों और दलितों के प्रति कितनी घृणा भरी है भारतीय जनता पार्टी के मन में, इसका छाला सुधांशु त्रिवेदी के दिल से फूट गया। क्या निकला उनके मुंह से? अल्पसंख्यक समुदायों को जो छूट मिली है, बताइए किस देश में मिली है? सुधांशु जी, बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश के दलितों का अधिकार आप छीनना चाहते हैं? उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति आप छीनना? अरे मैंने मुस्लिमों का पूछा है, बात मत घुमाइए संजय सिंह। मैंने सिर्फ ये कहा एक सेकंड, सुनिए भाई, अब शरिया की बात हो। अब आप आराम से आप दोनों किस देश में सेकुलर देश? बिल्कुल ऊपर ये गलत तरीका की बात मत करिए। नाम नहीं लिया था, झूठ बोलते सर। आप अपने टाइम पे बोलिए, का नाम नहीं लिया। बिल्कुल आप दोनों किस सेकुलर देश में समय पे बोलिए, शांति से एक एक करके आप अपनी बात नहीं रखिए संजय। झूठ बोलेंगे। मैंने शरिया कहा, ये बौद्ध धर्म ले आए बीच में। मैं आपका मैंने शरिया कहा है, बौद्ध धर्म ले आए। अच्छा आराम से सुधांशु जी, आपकी भी वही हैसियत है कि नेहरू की तरह हैसियत नहीं है कि बोल दे। उनको अल्पसंख्यक समुदाय के नाते छात्रवृत्ति मिलती है, छूट मिलती है जैन धर्म के लोगों को, बौद्ध धर्म के लोगों को छूट मिलती है। हमारे दलित भाई हैं बहुत सारे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप उनकी छूट खत्म करना चाहते हैं। आपके मुंह से निकला यहां पे, इस कार्यक्रम में निकला। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐश्वर्य जी, सभी समुदाय के मैंने ये कहा कि एक सेकुलर देश बताइए जिसमें शरिया संविधान का हिस्सा हो। आवश्यक है, इस तरीके से सरेआम झूठ आवश्यक है।
धर्म, हाँ बोलिए, हैसियत है तो बोलिए। एक सेकुंड में इसका नाम बताइए। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। दलितों से, आदिवासियों से माफी मांगने को तैयार हूँ, वरना आप माफी मांगिए। उनका अधिकार छीनना चाहती है। अरे भैया, पार्टी का एजेंडा छीनना चाहती है। इनके मुंह से निकला कि छूट मिलती है अल्पसंख्यकों को। हाँ, छूट मिलती है हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को, जैन धर्म के लोगों को। अरे भाई, आज भी बौद्ध, जैन, ये हिंदू मैरिज एक्ट से कवर होते हैं, कुछ भी छूट बोले जा रहे हैं आके, कुछ भी आप उनकी सब्सिडी छूटना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट से कवर आप उनकी सब्सिडी छीनना चाहते हैं तो फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी उनकी सब्सिडी कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये करेंगे तो झूठ बोलने की इंतहा हो गई है भाई। मन की जो आपके मन का जो छाला था वो फूट गया इस कार्यक्रम में। आपके मन का छाला भैया, आपके मन का डर है। मैं बार-बार फिर कह रहा हूं, एक सेकुलर देश बताओ जिसमें शरिया को संवैधानिक मान्यता हो। अल्पसंख्यक होने के नाते बौद्ध धर्म के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, अल्पसंख्यक होने के नाते आदिवासियों को इस देश में विशेष तो हमने कब छात्रवृत्ति का बौद्ध धर्म का नाम लिया? आप लोग नफरत करते हैं, आप नफरत करते हैं, आप नफरत करते हैं इन समुदायों से। आप देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देते। आप तो वो पार्टी है, राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाते। किसने मंदिर में घुसने दिया? ऐश्वर्या जी, इसलिए हम कह रहे हैं सभी समुदायों से बातचीत करना जरूरी है। अब आ जाते हैं अगली बात पे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है, ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत अच्छी डिबेट आज आपने छोड़ी है। अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 25 आपको दे रहा है, जो फंडामेंटल राइट है। 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप सभी लोगों से बात तो कीजिए। हम तो कह रहे हैं सिख समुदाय के लोगों से बुलाइए, जैन समुदाय के लोगों को बुलाइए, बौद्ध समुदाय के लोगों को बुलाइए, आदिवासियों को बुलाइए, सभी समुदाय के सभी लोगों को बुलाइए, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाइए। आप करना क्या चाहते हैं आप बताइए तो। आप हिंदुओं को 2 शादी का अधिकार दे देंगे गोवा की तरह, आप उसी कानून की तारीफ करते फिर रहे हैं। इसलिए बात तो कीजिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत टैक्स में जो छूट मिलती है हिंदुओं को, वो आप छीन लेना चाहेंगे। हिंदुओं से भी बात कीजिए ना। ये हम कहना चाह रहे हैं ऐश्वर्या जी। इसमें क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन आप सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं उत्तेजित हो जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं। नहीं, अरे कोई नाराज नहीं हो रहा है। आप दोनों माननीय सांसद जवाब आ रहा है। बुद्धिमान प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप उनको मिसकोट कर रहे हैं। जवाब आ रहा है। बेलन का डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो बात बोला उसका शांति से एक सेकुंड बताओ, जहां शरिया संविधान के मानता हो, दाएं बाएं भागे नहीं हो, जो बस उस बात। अनुराग जी, आप नहीं है छूट कहां सिर्फ मिलती उस है? बात की लड़ाई है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर शरिया होनी चाहिए, जैसे मुस्लिम देशों में होती है। यानी भारत को आंशिक मुस्लिम देश बना के रखना है, इस बात की लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं। बताइए किस बौद्ध ने आपत्ति की है, किस सिख संगठन ने आपत्ति की है, आपके मन का किस ईसाई संगठन ने आपत्ति की? ना बताइए यार, बताइए उधर की बात बताइए, ना बताइए किनसे बात करिए, उनसे बात करिए, किसने कहा है बात करिए। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ ने बोला है, बताइए किस पारसी, यहूदी, सिख, जैन, बौद्ध संगठन ने बोला है, बताइए। मिजोरम में जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में है, ये तो आपके मुंह से निकल गया। फिर भागने लगे इधर उधर। देखिए, आप दोनों माननीय सांसद पूरा देश देखा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। संजय जी रिलैक्स। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। संजय जी वापस आ रहा हूँ। संजय जी वापस आऊंगा। देखिए, संजय जी वापस आऊंगा। सांसद वापस आ रहा हूँ। सुधांशु जी, आप एकदम सुधांशु जी, देखिए संजय जी सुधांशु जी 9 साल तक तो आप आचार्य आ रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, 9 साल तक आपकी सरकार काम। अरे आप किसी की नहीं सुनते हैं अनुराग जी, आज आपकी कोई नहीं सुन रहा है। हाँ बोलिए। अरे बोलिए भदौरिया साहब। आपको यूसीसी याद आ रहा है? मैं देखिए, मैं तो संजय जी मैं हम आप सुधांशु जी एकदम मत घबराइए, परेशान मत होइए, बेचैन मत होइए। बेलन अगर आएगा तो हम सब बहनों को मनाएंगे। आप बेलन के नाम से घबरा गए कि आप कुछ भी बोल जा रहे हैं और फिर आप परेशान हो गए। तो गोवा वाले केस जब उन्होंने उठाया, क्यों नहीं बोलते? बोलिए आप गोवा में यूसीसी का जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है, सुनिए, इतना बड़ा पॉइंट उन्होंने उठाया है
कि अगर बेटा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है। आप क्यों नहीं बोल रहे इस बात पे? बोलिए ना, आप अपने मुंह से बोलिए। अरे मेरी सिर्फ एक बात बताओ मेरे भाई, पूछा इस देश में संविधान जवाब आ रहा है अनुराग भदौरिया, जवाब। मान्यता क्यों दे रखी है, बस ये बात बता दो, बाकी बताइए, वो सब बातें हो जाएंगी। मैंने एक सेकुलर देश पूछा, नहीं मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब कोई नहीं बोल पा रहा। गोवा में आपकी सरकार, क्योंकि वो नेहरू की मानसिकता से ग्रसित है कि वी कैन नॉट डेयर टू टेक द नेम। अरे अब आप बीच बीच में टोक पड़ और प्रभु आपकी बात माने कि शफीकुर रहमान बट की बात माने कि केटी हसन की मुलायम सिंह की। सुन तो लीजिए, जवाब नहीं है तो आप बीच में बोलेंगे। आप नहीं जवाब है बता दीजिए, जवाब नहीं है आप नहीं बोल पाएंगे गोवा वाले में। बोलिए ना, गोवा में तो आपकी सरकार है। भाई आप फिर ये जवाब कानून कोई नहीं दे पा रहे। क्यों ये कानून अपने है? सीनियर नेताओं की बात का जवाब दीजिएगा, फिर जाइए आप दीजिए ना जवाब। आप तो किसी बात में जवाब नहीं देते हो। आपसे जो जवाब मांगा जाता है तो आप इधर आप जवाब दीजिए ना। अभी उन्होंने जो केटी हसन ने बोला उससे आप सहमत हैं कि 4 शादियां नहीं हो पाएंगी, उनके अधिकारों का हनन है, पूछ रहा हूँ 4 शादियों के पक्ष में है, जवाब होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, फिर भागिए दौड़ गेंद उठा आपने क्या लिएगा। ड्राफ्ट तैयार किया है? क्या ड्राफ्ट बनाया है? बोलिए। अरे मसौदा छोड़िए, आप बनाया है, मसौदा बोला उस पे बोलिए ना। ड्राफ्ट बनाया है आप क्या? अपने सांसद के अगर मसौदे ड्राफ्ट पे बनाया है बोलिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में relax, विपक्ष को बुलाइए। Okay. विपक्ष के सामने ड्राफ्ट छोड़िए, अगर आपने केटी ड्राफ्ट हसन बनाया का तो स्टेटमेंट है, उस पर जवाब दो भाई। उस पर सहमत हो कि नहीं, तब ड्राफ्ट की बात करना। आपने यूसीसी की कुछ बनाया है नहीं, बॉल उछाल के छोड़ दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण, कमाल है। और फिर आचार्य जी, डिबेट में आके आचार्य जी, आचार्य जी, प्रभु नहीं होता है। सांसद के बयान का जवाब दे दो। अरे वो नहीं दे सकते हैं, आप जानते हैं सुधांशु जी। विपक्ष के सामने लाना पड़ेगा। वो नहीं दे सकते उनका जवाब, आप ये बात जानते हैं। बहस करानी पड़ेगी। आचार्य जी, आचार्य जी, चलिए जी आ रहा हूं उसके बाद। अब एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा हूं शांति से। आचार्य जी बताइए, आपने आम आदमी पार्टी के सांसद को सुना, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना। सुधांशु जी भी, हाँ जी, आराम से, शांति से, प्रेम भाव से। देखिए सुधांशु जी भी सांसद हैं और संजय सिंह जी भी सांसद हैं। वैसे तो अच्छा होता कि पहले ड्राफ्ट आता और ये चर्चा जो यहाँ हो रही है संसद में होती, लेकिन क्योंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है, आपने इस बहस को छेड़ दिया, तो मैं टेक्निकली और लीगली मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ, ना मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ सीधा सीधा गांव की भाषा में सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया ये जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो, इसके पीछे मकसद क्या है? तो वो आप बता नहीं पा रहे हैं। आप नागालैंड को, मिजोरम को, गोवा को, है ना, और आप आसाम को, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, भारत विविधताओं का देश है। वेस्ट बंगाल में भी हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, झारखंड में आदिवासी हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी हैं, उनके अलग अलग रिवाज हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप उनके कस्टम्स को भी इसको टच करेंगे या सिर्फ आपकी प्रॉब्लम मुसलमानों की 4 शादियों से है? अगर 4 शादियों से प्रॉब्लम है तो क्या आप उसे खत्म करेंगे या फिर जो हिंदू एक शादी करता है इनको 4 शादी करने का अधिकार देंगे? तो ये करेंगे क्या? आप ये बताएं। ये आपका फर्ज भी बनता है और ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि देश को ये तो बताओ कि आप ये जो कॉमन सिविल कोड ला रहे हो, इसके पीछे आपका मंतव्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपने इतना बड़ा तूफान जो खड़ा कर दिया है, हम तो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर कोई पैदा हुआ है, इस देश का नागरिक है, तो हर एक हिंदुस्तानी है, तो क्या उनके समान अधिकार जब देंगे आप, तो मेरे जो सवाल हैं उन पर आप बिल्कुल नहीं जवाब देना चाहते हैं, आप झगड़ा करना चाहते हैं। मैंने पहला सवाल किया कि ये तमाम विविधताओं का क्या करोगे? दूसरा मेरा सवाल था कि जातियों के नाम पर जो विभाजन है और जो वर्गों में ये जो बंटवारा है, इसका क्या करोगे? ये अगड़े पिछड़ों का क्या करोगे? तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं और मैं नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। आप संसद के भीतर बताएं या टेलीविजन बताएंगे तो आप, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड है क्या। अगर देश की एकता के लिए लड़ना चाहते हो, हम आपका समर्थन करेंगे। देश की मजबूती के लिए लड़ना चाहते हो, हम आपका समर्थन करेंगे। देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन बात तो बताओ, बात ही नहीं बताते हो। आप कभी नेहरू जी पे पहुंच जाते हो, हैं, कभी मोतीलाल नेहरू जी पे पहुंच जाते हो, कभी महात्मा गांधी पहुंच जाते हो, कभी पता नहीं मुसलमानों पे, कभी बौद्धों पे, कभी ये ऐसे काम नहीं चलेगा। इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, इस देश के लोगों को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी आपकी है। सुधांशु जी, ऐसे थोड़ी हो गया। 9 साल से आपके हाथ में देश है, आप जो चाहे कर देते हो। तो ये कॉमन सिविल कोड का हवा मत दिखाओ। सुधांशु जी, द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, भारत की एकता के लिए, भारत वो जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं लाइए ना, है क्या? कौन सा नागरिक तो बताइए विरोध करेगा, लेकिन आप नियत साफ करिएगा, कुछ डिटेल्स तो दीजिए। संदेह देखिए सुधांशु जी, देखिए एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। कह रहे कभी नेहरू जी पे पहुंच जाते हो, आज नेहरू जी से बड़ी हिकारत हो गई, कभी नेहरू जी पे पहुंच जाते हो, क्योंकि नेहरू जी को उस बयान का जवाब नहीं। चलिए, मेरे सारे विरोधी एक तो बात मानते हैं कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है,
चलिए एक सेकुलर राष्ट्र बता दीजिए जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चुनौती से माफी मांग लूंगा मैं। बस यही अंतर है। इस देश को वास्तविक सेकुलर कभी बनने नहीं दिया गया। यह सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा गया। इसीलिए आज भी मैं कह रहा हूं सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर दलों को ही आपत्ति है। ना बौद्ध धर्म के किसी ऑफिशियल बौद्ध संघ ने कुछ विचार व्यक्त किया है, ना एसजीपीसी ने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कुछ बोला है, ना क्रिश्चियंस के आर्क बिशप कार्डिनल के संगठन ने बोला है, ना पारसी यहूदी जैन संगठन ने बोला है। तो मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई किससे कंसल्टेशन की बात कह रहे हो, ये बताओ ना। दिल की बात है, सीधे कहो कि मुसलमानों के आगे आके सजदा करो जैसे हम करते रहते थे, या हमारे अंदर जो होड़ है उस वोट बैंक के लिए करो, बोलिए ना। अन्यथा मैं इनसे यह भी कहना चाहता हूं, आप संख्याओं की बात करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के एक व्यक्ति का नाम बताएं जो मंत्री रहा हो। बौद्ध बताएं मंत्री, पारसी बताएं मंत्री, जैन बताएं मंत्री, जैन तो इनके थे जैसे मान लीजिए, बताइए। और माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी गैर मुस्लिम बनाया हो, नाम बता दें उसका। या अपनी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन गैर मुस्लिम बता दें। मतलब वो 0.1% वाली माइनॉरिटी की तो कोई हैसियत नहीं है। वो माइनॉरिटी में जो 90% संजय जी आ रहा हूं, 10 सेकंड तो बता देंगे, उसके बाद ये बात करें। अन्यथा मैं भी कह रहा हूं घुमाइए नहीं, साफ साफ बोलिए आपके दिल। अनुराग जी आऊंगा। हमने तो कहा हम इस देश को वास्तविक सेकुलर बनाना चाहते हैं और सारी माइनॉरिटीज और सारे समाज के भिन्न वर्गों को एक समान अधिकार देना चाहते हैं। संजय सिंह एंडिंग कमेंट्स। संजय जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, राजेंद्र पाल गौतम बेचारे बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति, उनको तो हटाने के लिए इन्होंने ऐसा नंगा नाच किया कि पूरे देश ने देखा। छोड़ दीजिए उसकी बात। इनसे पूछे एसजीपीसी ने इनको समर्थन कहां किया, मैं आपके कार्यक्रम में माफी मांग लूंगा। इनसे पूछे जैन धर्म के किस किस समुदाय के लोगों ने इनको अपना समर्थन पत्र भेज दिया। मैंने तो यह कहा, समुदाय ने, किस बौद्ध धर्म के लोगों से इन्होंने बातचीत की। अरे अब फिर ये टोकट, इसका मतलब आज आपके पास तर्क नहीं, आप करते नहीं। पहली बार आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास आज तर्क नहीं। क्षमा कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करते। एसजीपीसी ने बोला या नहीं ये बताइए। समर्थन की तो बात ही आज आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं। कमीशन ने भेजा है, आप अपनी टर्म में बोले, मैं चुप रहा। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हद कर रहे भाई, ऐसे क्यों हतोत्साहित हो रहे हैं? चलिए बोलिए। आपकी मंशा ही यूसीसी बनाने की नहीं है, इससे लगता है। हतोत्साहित नहीं भाई, मतलब झूठ की इंतहा होती जा रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैन धर्म गुरुओं से आपने कोई बातचीत की हो, पारसी धर्म गुरुओं से कोई बातचीत की हो, सिख धर्म गुरुओं से आपने कोई बातचीत की हो, आदिवासी नेताओं से कुछ बातचीत की हो, जिन राज्यों को नागालैंड सहित, मिजोरम सहित, मणिपुर सहित, अरुणाचल सहित, असम सहित जिन राज्यों को 371 के तहत अधिकार मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में संजय सिंह जी, सुधांशु जी, आचार्य जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत, धन्यवाद, थैंक यू। जब आप 80% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ग्लिसरीन युक्त अलाइव साबुन से नहाएंगे तो आपकी खूबसूरती का असर दूसरों की आंखों में तो दिखेगा ही। अलाइव, अब चलेगा खूबसूरती का जादू। इसकी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है इस सवाल का। देयर इज अ पॉलिटिकल फाउंडेशन, एक नींव है, राजनीतिक नींव है। और सवाल वो है कि 2024 में चुनाव होने वाले देश में